खुशामदीद। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें एक मौजू, एक सवाल, एक जुमला, एक बात आपके सामने रखते हैं और उसके कुछ नुकात पर मैं गुफ्तगू करता हूँ। मकसद इस सेगमेंट का ये होता है कि जो बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ, घर बैठकर आप उस पर गौर व फिक्र करें और अपने जहन को खोलते रहें और कोशिश करें कि अपने तय हम किसी नतीजे पर पहुँचे। सेगमेंट का नाम है सवाल हमारा, जवाब आपका। अपनी जुल्फों के गुनाहगार पे साए रख। आज हमारा मौजू है सवाल हमारा जवाब आपका में कि महंगाई और लाकानूनियत, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है? बिल्कुल ताल्लुक़ है, बिल्कुल ताल्लुक़ है। मईशत ख़राब होगी, महंगाई उरूज पर होगी, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी और दूसरी तरफ जो है वो लाकानूनियत में इजाफ़ा हो जाएगा। जब जब मईशत जो है वो कमज़ोर होगी, जब जब मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी, जब जब मुल्क में महंगाई बढ़ती जाएगी और जब जब इनकम यानी आमदनी कम होती जाएगी, तो दूसरी तरफ लाकानूनियत बढ़ जाएगी। इसकी वजह यह है कि जब एक शख्स की आमदनी महीने की 25,000 रुपये है और एक शख्स की आमदनी महीने की 1 लाख रुपये है, तो 25,000 आमदनी वाले ने अपने घर का निज़ाम ऐसे बनाया है कि कम से कम उसका ख़र्चा 20-22 हज़ार रुपये तक स्टॉप हो जाए, इसके आगे ना बढ़े, ताकि 2-4 हज़ार उसके पास बच जाएं। इसी तरह से जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए है, उसका भी प्लान और उसका भी बजट यकीनन यही बनेगा कि वो 90 से 95 हज़ार रुपये खर्च करे, 5-10 हज़ार रुपया बचा ले। लेकिन जब अचानक ही महंगाई जो है वो डबल हो जाए, जैसे हमारे यहाँ पिछले 6 से लेकर 8 महीने के अंदर आटा जो है वो 90 रुपये से 160 पे चला गया और 2018 में यही आटा 32 रुपये का था यानी किलो का, और 2022 में ये 80-90 रुपये पे चला गया। तो जब ये डबल और 3-3 गुना जब कीमतें बढ़ेंगी, तो इसके बाद जिसकी आमदनी 25,000 है, उसका ख़र्चा फिर 20-22 हज़ार नहीं रहेगा, उसका ख़र्चा चला जाएगा 40-45 हज़ार पे। तो ये जो फ़र्क है 20 हज़ार का, या जिसकी आमदनी 1 लाख है और ख़र्चा उसका 90 हज़ार था, उसका ख़र्चा अब हो गया 1.5 लाख रुपये। तो ये जो 40-50 हज़ार रुपये महीना ख़र्चा उसका बढ़ गया, वो कहाँ से पूरा करेगा? इसके 2-3 रास्ते हैं। एक रास्ता ये कि अगर इसके पास पहले से कुछ पैसे जमाशुदा हैं, ये उसमें से निकाल के इसको पूरा करेगा। दूसरा रास्ता ये है कि जहाँ वो जॉब करता है वहाँ उसकी तनख्वाह उतनी ही बढ़ जाए, यानी डबल हो जाए। या अगर वो बिज़नेस करता है तो उसकी बिज़नेस में या उसके कारोबार में इतनी तरक्की हो जाए कि उसकी आमदनी डबल हो जाए। और ये दोनों चीज़ें जब मईशत गिर रही हो तो बहुत मुश्किल होता है। जिनकी जॉब है उनकी तनख्वाह 15-20-25% तो बढ़ सकती है, डबल नहीं होती। और दूसरा तरीक़ा ये है कि वो उसको मीट करे कि वो जो है वो सब्र करे, कनात करे और ख़र्चों को और कम कर दे। और कम कैसे होगा कि अगर उसका बच्चा 8,000 रुपये माहाना फ़ीस वाली स्कूल में पढ़ता है, तो वो 4,000 वाली फ़ीस में बच्चे को डाल दे, अपने स्टैंडर्ड को नीचे कर दे। वो बड़ी गाड़ी में है तो छोटी गाड़ी ले ले, छोटी गाड़ी है तो मोटरसाइकिल ले ले, मोटरसाइकिल है तो फिर बेचारा साइकिल ले ले, यही हो सकता है। यानी ये 3-4 तरीक़े हैं। लेकिन ये तो वो तरीक़े हैं जो बंदा ईमानदार है, जो वाकई अपनी फैमिली के साथ बैठता है, फैमिली भी उसका साथ दे रही है, तो ये तो वो फैमिली और वो लोग हैं जो इस तरह से मामलात को टैकल करते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ बढ़ जाए और उस शख्स के लिए बढ़ जाए जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, ना वो अपने अखराजात कम करने की पोजीशन में है, कोई बीमार हो गया, घर में आग लग गई, कोई काम निकल आया, खुद को कोई ज़ख़म लग गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, तो ये पैसे तो नज़र ही नहीं आएंगे। तो फिर ऐसी सूरत में बेरोज़गारी भी है, मईशत भी हिचकोले खा रही हो और सामने जो है वो आमदनी भी ना हो और महंगाई बढ़ रही हो, तो फिर लाकानूनियत में इजाफ़ा होता है। बैठे बैठे जब बंदा पागल होता है या शैतान सर पे सवार होता है या वाकई जेन्युइनली वो परेशान होता है, तो वो सोचता है कि जब कुछ भी नहीं हो रहा, जब मेरी खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे माज़अल्लाह उसके जहन में ये भी ख्याल आ जाए कि जब अल्लाह भी मेरी नहीं सुन रहा, मेरा सेठ भी मेरी नहीं सुन रहा, मार्केट वाले भी नहीं सुन रहे, मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे, खर्चे कम नहीं कर रहे, तो फिर वो चोरी डकैती की तरफ चला जाता है या 2 नंबर काम की तरफ चला जाता है। इससे ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता लाकानूनियत बढ़ती जाती है। और आप देख रहे हैं कि जब जब पाकिस्तान में महंगाई तवक्को से ज़्यादा बढ़ी और बहुत ही ज़्यादा जो है वो मईशत जो है वो डाउनफॉल की तरफ चली गई या बहुत ज़्यादा जो है वो कीमतें आसमान पर और बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई,
تو ایسی صورت میں آپ کو موبائل چھیننے کے واقعات بڑھتے نظر آتے ہیں، ڈکیتیوں کے واقعات جو ہے نا وہ بڑھتے نظر آتے ہیں، قتل کے واقعات بڑھتے نظر آتے ہیں۔ لوگ 1,00,000 2 لاکھ روپے میں جو قتل کر لیتے تھے وہ کہتے ہیں 25-50 ہزار دے دو، میں کسی کو گولی مار دوں گا، میری ماں بیمار ہے، مجھے 25 ہزار روپے چاہیے۔ کوئی کہتا ہے بھائی میری بچی کی اسکول کی فیس نہیں ہے، میں کسی بھی طرح کسی کا موبائل چھین کے 5-10 ہزار روپے میں بھیج دوں گا، مجھے بچی کی فیس پے کرنی ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو چوری، ڈکیتی، قتل، لاقانونیت، لوٹ مار، چھینا جھپٹی، 2 نمبر کام، یہ جو اس طرح کی چیزیں جو بڑھتی ہیں اس کا براہ راست تعلق ان چیزوں سے ہے۔ تو حاکم وقت یہ سمجھ لے، اور میں جب بھی حکمران کی بات کرتا ہوں میں ایک عرصے سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ حکمران کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس میں صرف وہ بندہ یا وہ جماعت نہیں ہوتی جو حکومت کر رہی ہے، حکمران طبقے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ کسی کی صوبے میں حکومت ہے، مرکز میں نہیں ہے، کوئی جو ہے آئی جی ڈی آئی جی ہے تو وہ سیاستدان نہیں ہے، کوئی وزیر ہے تو وہ بیوروکریٹ نہیں ہے، کوئی چیف سیکرٹری ہے، کوئی آرمی کا ہیڈ ہے، کوئی آرمی کی مختلف نشستوں پر ہے، کوئی سیکیورٹی اداروں کی مختلف نشستوں پر ہے، کوئی اپوزیشن میں ہے، کوئی جو ہے وہ چھوٹے صوبوں میں مخلوط حکومت میں ہے، کوئی مرکز میں مخلوط حکومت۔ یہ سارا ایک ایسا طبقہ ہے، ایسے ادارے ہیں، ایسے لوگ ہیں، ہمارے پیارے بھائی ہیں، پیارے دوست ہیں، پیارے لیڈر ہیں، جن کو رب تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات وہ سمجھ لیں کہ اگر آپ اس قوم کو روزگار نہیں دے سکتے، اگر آپ اس قوم کو جو ہے وہ اس کو قیمتوں کو نیچے نہیں لا سکتے، سستی چیزیں نہیں دے سکتے، اگر آپ اس قوم کو امن نہیں دے سکتے، اگر آپ اس قوم کو جو ہے وہ خود مختار نہیں کر سکتے، اس کو کاروبار کے لیے اچھے مواقع نہیں دے سکتے، تو آپ سمجھ لیں کہ پھر آپ کو سامنا کرنا پڑے گا لاقانونیت کا، اور آپ تو اپنے محلات میں یا اچھی زندگی گزارنے کے لیے سیف ہیون میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو عوام ہے نا روڈوں پر، یہ جو عام شہری ہیں وہ اس کو سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو یقیناً سزا تو دینی ہے لاقانونیت کی۔ قطعاً یہ جواز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ چونکہ مہنگائی ہے تو سارے ڈکیتیاں مارو، یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بے روزگاری ہے تو سارے چور بن جاؤ، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ بہت زیادہ قیمتیں آسمان پہ چلی گئیں اور گزارا مشکل ہو گیا تو لوگ 2 نمبر کام شروع کر دیں۔ یہ جواز نہیں ہے، اس کی تو پکڑ پھر اللہ کے ہاں ہے ہی ہے۔ لیکن میں صرف حکمران طبقے سے یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنی چوری ڈکیتیوں کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، یہ سب جو ہے ان کو ٹھیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں کیا کروں، تو بھائی پھر آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ پاکستان میں 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں، کسی نہ کسی کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ہمت دینی ہے، صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ آ کر ان چیزوں کو ٹھیک کرے گا۔ جو آتا ہے وہ کہتا ہے کہ پچھلا ذمہ دار ہے، جو چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے میں تو صحیح کر کے گیا تھا۔ اب میں اس کی اسٹیٹسٹکس دیکھتا ہوں تو یقیناً اسی طرح کی بات نظر آتی ہے کہ جیسے جیسے اگلے حکمران آ رہے ہیں، اگلی حکومتیں آ رہی ہیں، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مہنگائی بڑھی ہے۔ مثال کے طور پر 1990 میں آٹا کتنے کا تھا، 2000 میں آٹا کتنے کا تھا، 2010 میں کتنے کا تھا، 2017 میں کتنے کا تھا، 2020 میں کتنے کا تھا، اور 2023 میں کتنے کا ہے۔ اسی طرح چینی کو دیکھ لیں، اسی طرح سے آپ چاول کو دیکھ لیں، اسی طرح سے آپ سبزیوں کو دیکھ لیں۔ کبھی آپ نے سوچا تھا، زندگی میں کبھی سوچا تھا کہ ہم وہ رمضان المبارک گزاریں گے کہ جس میں سیب جو ہے وہ 500 روپے کلو ہوگا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم وہ رمضان المبارک گزاریں گے جس میں مرغی اور گائے کے گوشت کا فرق 100 روپے کا رہ جائے گا؟ مرغی اتنی مہنگی ہو جائے گی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ذمہ دار تو مطلب ہمارے سامنے ہی ہے نا کہ بھائی یہ جن کے پاس اختیار ہے وہ ذمہ دار ہے۔ یہ کوئی کہہ دے کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں تو بھائی پھر آپ حکومت، پھر ہم کس کو پکڑیں؟ چلیں یہ بتا دیں۔ مطلب اگر میں یہاں پہ کھڑا ہوں اور جو بات آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ بات میں صحیح طریقے سے نہ پہنچا سکوں تو آپ مجھے کہیں گے کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا تھا، آپ صحیح بات ہی نہیں کر رہے تھے، تو میں کہوں میں کیا کروں؟ لوگ کہیں گے ارے میں کیا بھائی، میرے سے مجھے کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی بات ہی میں نہیں کر پا رہا، بھائی کچھ ہے ہی نہیں۔ تو لوگ کہیں گے کیا اوٹ پٹانگ بات کر رہے ہو بھائی، اگر آپ سے نہیں ہوتا آپ کسی اور کو میزبان بنا دیں۔ ہمیں تو ایسا بندہ چاہیے جو کلیئر بات کرے، ہمارے کانوں تک وہ آواز آئے اور وہ جو بات کرے ہمیں سمجھ میں آئے۔ تو ہر بندہ جو ہے نا یہاں ہمارے ملک میں کیا ہے کہ وہ آتا تو بڑے شوق سے ہے اور دھڑلے سے آتا ہے پروٹوکول کے ساتھ اور بڑے بڑے دعوے وعدے کر کے، لیکن جب بیچارہ آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں کیا کروں، وہ تو پیچھے والوں نے کیا ہے۔ یہاں پر آپ اس بات کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی نئی گاڑی آپ خریدتے ہیں تو پہلے آپ اس کو چیک کرتے ہیں
भाई इसके स्टीयरिंग में आवाज़ तो नहीं आ रही, ब्रेक जो है उसमें आवाज़ तो नहीं आ रही, टायर इसके ठीक हैं या नहीं, दरवाजे का खोलना बंद करना ये ठीक है, स्टार्ट ठीक हो रही है, इंजन ठीक है, ऑयलिंग वगैरह का जो सिस्टम है वो सही है, एक्सीलेटर सही काम कर रहा है, क्लच प्लेट सही, यही चेक करते हैं। आप कहते हैं मैंने गाड़ी तो ले ली, अब मेरे से चल ही नहीं रही, भाई क्यों नहीं चल रही? वो पिछले वाले ने जिसने दी है ना, वो उसने ख़राब करके दी है, तो आपने ली क्यों भाई? आपको किसी ने गन पॉइंट पे तो नहीं कहा था, आप ही जिंदाबाद पे चढ़े हुए थे कि मैं यही गाड़ी लूँगा। इसी तरह से आप कोई फैक्ट्री लेते हैं तो लेने से पहले उसकी मशीनों को चेक करते हैं, उसके स्टाफ को चेक करते हैं, उसकी सारी पानी की लाइनें, उसकी गैस की लाइनें, उसकी इलेक्ट्रिक की लाइनें सब चेक करते हैं, मशीनें जो हैं वो सही चल रही हैं या नहीं, प्रोडक्शन सही हो रही है या नहीं हो रही, उसके HR डिपार्टमेंट ने जिन लोगों को लगाया है उनमें सलाहियत है या नहीं है, और इसके अखराजात कितने हैं, इसकी इनकम कितनी है, फिर आप फैक्ट्री लेते हैं ना। अब आपने फैक्ट्री ले ली और अब फैक्ट्री चल नहीं रही, तो आप कह रहे हैं मैं क्या करूं, मुझे तो फैक्ट्री मिली ही इस हालत में थी, तो भाई आपने ली क्यों? और पीछे वाले से पूछते हैं, वो कहता है मैं तो बेहतरीन चला रहा था, मैंने तो इसलिए बेची कि मुझे ये पैसे कहीं और लगाने थे, वरना मुझे कोई लॉस नहीं था, मैं तो माहाना इनकम कर रहा था। आप चलाने वाले नहीं हो, आप में सलाहियत नहीं है। तो ये समझ लें कि जब माशरे में, शहर में, मुल्क में कोई लाकानूनियत होती है तो इसका कनेक्शन है बेरोज़गारी के साथ। अगर बेरोज़गारी होगी तो लाकानूनियत होगी, मईशत के साथ है, मईशत नीचे जा रही होगी तो लाकानूनियत होगी। ताल्लुक़ इसका महंगाई के साथ है, महंगाई चीज़ें महंगी होकर ऊपर उनकी कीमतें जा रही होंगी तो फिर लाकानूनियत होगी, लोग डकैतियाँ मारेंगे, चोरियाँ करेंगे। और ये आप ज़रा गौर कीजिए कि इसमें हमारे हुक्मरान अगर ये कह दें कि जो भी चोर डाकू है उनसे सख्ती से निपटा जाएगा, तो भाई निपटें सख्ती से, लेकिन आपसे कौन सख्ती से निपटेगा? आप तो महंगाई को नीचे ला ही नहीं रहे, आप तो गैस और बिजली के बिलों को नीचे ला ही नहीं रहे, आपने मेडिसिन वगैरह की कीमतें आप तो नीचे नहीं ला सक रहे, आप जो है रोज़गार तो नहीं दे पा रहे, आप तो मईशत को नहीं चला पा रहे। हम जब से मैंने होश संभाला है 1986 से मैं देख रहा हूँ, एक हुकूमत थी, वो हुकूमत नहीं कर सकी, हटा दिया गया। 1988 में एक हुकूमत आई, उसने कहा पिछले सारे हुकूमतों को ठीक के जो इक़दाम थे उसको मैं ठीक कर दूंगा, वो आए, 2 साल बाद वो भी चले गए। 1990 में नई हुकूमत आई, उसने कहा पीछे जो भी कुछ हुआ सब भूल जाएं, मैं ऐसा कर दूंगा पाकिस्तान को कि आप सबको भूल जाएंगे। ख़राब हो गया मामला। फिर 93 में एक हुकूमत आई, उसने कहा अब आप मुझे मौका दें, देखें मैं सब ठीक कर दूंगा, कुछ भी नहीं हुआ। 1996 में एक हुकूमत आई, उन्होंने कहा मैं तो भाई अब पुरानी गलतियों को दोहराऊंगा ही नहीं, अब रोज़गार ही रोज़गार होगा। 1999 में वो भी चले गए, कुछ नहीं हुआ। फिर 1999 में दूसरी हुकूमत आई, वो 2007-8 तक गालिबन चली, और उन्होंने कहा कि देखो हम कितना अच्छा काम करके जा रहे हैं, अब हम छोड़ के जा रहे हैं, अब देखें अगला क्या करता है। अगला जैसे आया उसने यही कहा कि पीछे वालों ने इतनी गड़बड़ की है, मैं क्या करूं, लीजिए। अब जब 2007-8 में जो हुकूमत आई उसने ये कहना शुरू कर दिया, तो 2012-13 में एक पार्टी आके कहती है इन सबको छोड़ो, मुझे दोबारा ले आओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। पब्लिक फिर लाइन में लगी और उन्होंने वोट दे दिए। वो गवर्नमेंट 2017-18 तक गई, उसने कहा मैं तो सब ठीक करके गया था, 17-18 में आने वाले कहते हैं हम क्या करें, सारा बेड़ा गर्क हो गया है। वो हुकूमत 2022 में गई, वो कहते अब जो 22 में नई हुकूमत आई, वो कहते हैं हम क्या करें, ये सब बेड़ा गर्क करके गए। अब जो 23 में आएगी या 24 में आएगी, उसने भी यही कहना है। इसलिए जज्बाती ना हो आप, जिंदाबाद मुर्दाबाद पे ना लगे। आपको रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसका फैसला करो। आपके सामने चीज़ें महंगी हैं या सस्ती हैं, इस पर फैसला करो। आपके सामने लाकानूनियत है या नहीं है, इसका फैसला करो। आपके सामने मईशत तरक्की कर रही है नहीं कर रही, इसका फैसला करो। आवाम बस ये सोचे, नज़र ये आता है कि इनसे कुछ भी नहीं होना, लेकिन ये जवाज़ नहीं है कि आप चोरियाँ करें, डकैतियाँ करें। इसका दुनिया में भी हिसाब होगा, आखिरत में भी। सब्र करना है, खर्चे कम करने हैं, अपने तक कोशिश करनी है, रोज़गार बढ़ाना है। इन पर कोई आसरा नहीं है तो कोई बात नहीं, उम्मीद अच्छी रखते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को अक्ल सलीम अता फरमाए। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।